इससे ज़्यादा बात क्या करूं, कौन सा विकास है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ बता दूं। रेहड़ी पटरी अधिनियम यूपीए शासन काल में चला था। मोदी जी ने कहा, रेहड़ी पटरी भाइयों को संबोधित किया था। आपने देखा होगा दिल्ली में बाटी चोखा खा रहे थे। बाटी चोखा बेचने वाले कौन लोग होते हैं? 5 स्टार वाले होते हैं क्या? लंका हॉस्पिटल से लेकर के, बीएचयू हॉस्पिटल से लेकर लंका से लेकर के रेहड़ी पटरी वाले जिनके दुकानों का रजिस्ट्रेशन है रेहड़ी पटरी अधिनियम के तहत, नगर निगम के तहत जो टैक्स देते हैं, कर देते हैं, उनकी दुकानें उजाड़ दी जा रही है। सांप्रदायिक संगठन है, मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल ने बैन लगाया था, यही कहते हुए, जब महात्मा गांधी की हत्या में संलिप्तता पाई थी तो यही कहते हुए कि आप देश को तोड़ने का काम आप कर रहे हो। इंदिरा जी के समय हुआ और इनके तमाम संघ प्रमुखों ने माफी मांगी है। और इतनी ही बता दूं, वो भी एनडीए की सरकार थी अटल जी की, 13 दिन 13 महीने 4.5 साल वो भी हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन मैं तो आज एनडीए दलों को कोसता हूं। एक सांप्रदायिक संगठन जिसने देश को तोड़ने का हमेशा काम किया, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने का काम किया, और समय समय पे चाहे गोधरा हो और चाहे गणेश जी को दूध पिलाने का काम हो, धार्मिक और सांप्रदायिक दोनों रूप से इस संगठन ने जो काम किया। अब आरएसएस के लोग कि ये कहा जा रहा है कि साहब आप शाखा में जा सकते हैं, आप भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो कल पीएफआई को भी कर दीजिए। कहा जा रहा है कि बनारस में चौतरफा विकास हो रहा है, चाहे बनारस हो चाहे रामनगर हो, लेकिन रामनगर में जिस तरीके से जो घटना घटी है, हम उसको लेकर बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता संजीव जी से। संजीव जी, जिस तरीके से जो घटना घटी बनारस के रामनगर को क्या दर्शाता है, इसको लेकर क्या मानते हैं आप? देखिए, आपने शुरू में कहा कि तमाम विकास कार्य हो रहे हैं। ये सारे विकास कार्य मुझे लगता है कि बनारस की उस धरोहर को, जो हमारी जो संस्कृति थी, वो विनाश के तर्ज पे हो रहे हैं। रामनगर की बात करूंगा, लेकिन 10 सालों में क्या हुआ आपके कैमरे में वो सारी चीज़ें कैद हैं कि माँ गंगा ने बुलाया था उस कथित पुत्र को, और जो माँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी, जिसको अविरलता निर्मलता की कसम खाई थी, उसका तो सीना चीरा। जो व्यक्ति डीएम था आज कमिश्नर हो गया, 12 करोड़ रुपया खाया, आज बता नहीं पाता कि 12 करोड़ रुपया का कौन नहर खोदा था। दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ के आंगन को सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, वट ब्रिज काट के फेंक दिया गया, उस पर कोई बात नहीं। यहीं पे सुंदरपुर नाले में शिवलिंग पाए गए और आज भी लंका थाने मुकदमा दर्ज है। जो विकास की बात करते हैं, आज रामनगर को देख लीजिए, शास्त्री जी के नाम पे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री हम सब जानते हैं कि काशी के गुदड़ी के लाल देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनका आवास चंद कदमों पे है रामनगर में, जहाँ पे शास्त्री घाट इस सरकार ने बनाने की घोषणा की। हम स्वागत करते हैं शास्त्री जी के नाम पे, लेकिन कम से कम जो शास्त्री जी पूरी दुनिया में अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने गए, उन शास्त्री जी के नाम पर भी चूना लगाने का काम कर दिया। 11 करोड़ रुपए का बजट शास्त्री घाट के नाम पे। और बताइए कि वहाँ पे वो मजदूर जो मरा है, ये देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें हैं ये, और इसको वहाँ पे मैं रात को पहुँचा, ये देखिए वो मजदूर बैठ के दाना खा रहा था, वो गिर गया और वहाँ पे कुत्ता मर गया। और बता रहे हैं कि साहब अभी तो बाढ़ का पानी वहाँ पे पूरा नहीं आया है, लेकिन बाढ़ के पानी अगर आ जाएगा तो, क्योंकि नीचे का एक वहाँ पे स्नान घर था वो पूरा बह गया, तो क्या अगर बाढ़ का पानी पूरा आ जाता तो उसके बाद लगता था कि ये भी बह जाएगा। तो पूरी तरह से लूट मची हुई है विकास के नाम पे। और इससे ज़्यादा बात क्या करूं, कौन सा विकास है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ बता दूं। रेहड़ी पटरी अधिनियम यूपीए शासन काल में चला था। मोदी जी ने कहा, रेहड़ी पटरी भाइयों को संबोधित किया था। आपने देखा होगा दिल्ली में बाटी चोखा खा रहे थे। बाटी चोखा बेचने वाले कौन लोग होते हैं? 5 स्टार वाले होते हैं क्या? लंका हॉस्पिटल से लेकर के, बीएचयू हॉस्पिटल से लेकर लंका से लेकर के रेहड़ी पटरी वाले जिनके दुकानों का रजिस्ट्रेशन है रेहड़ी पटरी अधिनियम के तहत, नगर निगम के तहत जो टैक्स देते हैं, कर देते हैं, उनकी दुकानें उजाड़ दी जा रही हैं। तो आप कम से कम किसी को कौन सा विकास दिखाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो गरीबों के घर के सामने पर्दे लगा दिए जाते हैं। क्या हमारे देश के उस प्रधानमंत्री को, जो विकासशील भारत के भी रेस से गायब हो चुका है, अब गरीब देश है एक तरह से कह लीजिए, तो क्या गरीब नहीं पसंद हैं? कैसे वो प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी माँ बर्तन धोती थी और मैं चाय वाले का बेटा हूं, तुमको चाय वाले पसंद नहीं आते?
तुमको बर्तन धोने वाले उन माताओं बहनों का घर नहीं पसंद आता? ऑटो रिक्शा और टोटो चलाने वाले भाइयों का घर पसंद नहीं आता? साइकिल का पंचर बनाने वाले और बड़ी बड़ी गाड़ियों का पंचर बनाने वाले, वो पंचर वालों का घर नहीं पसंद आता? किनारे रहने वाले मोची और बढ़ई का घर पसंद भी नहीं आता क्या? वहां पर्दे लगा दिए जाते हैं। तो विकास किस बात की? विकास बस चुनिंदा लोगों की। और विकास किसका हो रहा है? यहाँ के भाजपाई धोखे में है, वो कह नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं उनकी वेदना को। सारा टेंडर छोटा बड़ा सब एक स्वर्गवासी हो गए ओझा जी, वो तय करते थे। अब एक गुजरात का पीसीएस अधिकारी आया है, किसी विधायक की सुनी नहीं जाती, सब कुछ वो तय कराता है, किसको ठेका मिलेगा, कौन काम कहाँ कम करेगा, और सब गुजरात के बड़े बड़े लोग आते हैं। क्रूज किसका? गुजरातियों का। बड़े बड़े यहाँ ठेके किसके? गुजरातियों के। तो मेरा ये कहना है कि धार्मिक रूप से आप आते हो कॉरिडोर बनाने, बाबा विश्वनाथ के नाम पे। क्या बाबा विश्वनाथ फूड प्लाजा के भूखे थे क्या, जो फूड प्लाजा बना दिया? कि बाबा विश्वनाथ को सोने की जगह नहीं मिल रही थी, 4-4 हज़ार का स्वीट रूम बना दिया? कि बाबा विश्वनाथ नरेंद्र मोदी जी के और उनके भाजपा के लोगों का भाषण सुनने के लिए तरस रहे थे क्या, कि उस आंगन में भाषण होता है? कि बाबा विश्वनाथ के उस आंगन में 4-4 लाख रुपए की शादियाँ होती हैं? क्या माँ गंगा अपने अविरलता निर्मलता को लेकर के बीमार थी, जहाँ खुद प्रधानमंत्री जी प्रदूषित जल मानते हुए पैराशूट पहन करके नहाए थे? 5500 BOD मात्रा थी प्रदूषण की। आप उस गंगा के प्रदूषण को दूर करने की बात नहीं करते। 32 नाले आज भी गिरते हैं, सिंजो आबे हो मैक्रे हो, स्वयं मोदी जी पर्दा लगा दिया जाता है और टेंट सिटी बनाओगे। उसके बाद आपको मालूम चला कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आपने सीधे आपको फटकारा, एक गुजरात के टेंट व्यवसायी को, एक बनारस के टेंट व्यवसायी को 20-20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका, तो टेंट सिटी हटी। तो केवल और केवल कैसा बेटा है भाई कि गंगा जल मतलब माँ को बेचने आए हो? मेरे शब्द कड़े हैं। गंगा जल बेचने का काम कुलदीप जी ने किया था। कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में थी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, तो गंगा जल पे 18% GST वापस लेने का काम किया। गंगा माँ को चीर करके उनको चीर करके सीना उनका जो है उसमें सूरज नहर बनाएंगे। क्या योजनाएं हैं, समझ में नहीं आता। हमने तो कभी बचपन से लेकर आज तक नहीं देखा कि माँ गंगा किनारे काई जमी हो। आपने देखा ना पूरी काई? और यहाँ क्या कह रहे थे कि साहब वो मिर्जापुर से बह के आई है। तो मिर्जापुर क्या पाकिस्तान पड़ता है क्या, कि वहाँ की सांसद जो कांग्रेस की हैं? तो ये जो चीज़ें की गई, आप BHU देख लीजिए, BHU देख लीजिए, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। संघ का जो VC आया है वहाँ पे ईमानदारों की पूछ नहीं है। अगर ईमानदारों की पूछ होती तो डॉक्टर ओम शंकर किसका घर बना रहे हैं? और ओम शंकर बेईमान थे तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देते। लेकिन दबाव में, जनता के सच्चे सेवक के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहा है, उस दबाव में फिर से उनको HOD बनाना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, वो व्यक्ति आम जनमानस के लिए 17 दिन तक आमरण अनशन पे था, उसको नहीं पूछेंगे। तो कहने का मतलब है कि बनारस में ये जो तथाकथित विकास की बातें आप सब करते हैं, पहली बात सच बोलिए। मैं मानता हूं आप सब काम करते हो, बताइए विकास नहीं, कितना विकास के नाम पे लूट और झूठ। ये मोदी सरकार की, योगी सरकार की, ये इनकी संगति है और यही परिभाषित करती है झूठ लूट। माँ गंगा के नाम पे झूठ बोलो, बाबा विश्वनाथ के नाम पे झूठ बोलो, शास्त्री जी के नाम पे झूठ बोलो, BHU के नाम पे झूठ बोलो और फिर लूट करो। कहीं जब जो मैंने नाम लिया, चंदन की लकड़ियां बेची गई BHU के अंदर तोड़ तोड़ के। क्या किया गया? जो मालवीय जी की सोच थी, आप बहुमंजिली इमारतें बना रहे हो, किस लिए? क्योंकि अच्छा बजट आएगा तो सब माला माल होंगे। गिट्टी बालू ईंटे की सप्लाई करने वाले से लेकर वाइस चांसलर तक और ऊपर मंत्री तक। अरे आपके पास तमाम ऐसे संस्थान, वो स्थान है, वहाँ करते, जो उसकी खूबसूरती है उसको रखते, वो नहीं करना। वहाँ BHU में रोजगार के नाम पे संघ के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। अब स्पेशली पूछा जा रहा है इंटरव्यू में कि आपका RSS में कोई है? आपको मैं बता रहा हूँ, बोर्ड में पूछ रहे हैं लोग कि आपका RSS में कोई है, रिश्तेदार हो तो बताइए। अब RSS को प्रिविलेज दिया जाएगा, और दिया भी क्यों न जाए, क्योंकि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया वो काम नरेंद्र मोदी ने किया कि साहब RSS के लोग जो सरकारी सेवा में हो वो अपने को शाखा में जा सकते हैं। अब यही रह गया तो कल PFI वाले भी जाए, भाई क्या दिक्कत है?
आरएसएस इस देश में जिस तरह से सांप्रदायिक संगठन है, मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल ने बैन लगाया था, यही कहते हुए, जब महात्मा गांधी की हत्या में संलिप्तता पाई थी तो यही कहते हुए कि आप देश को तोड़ने का काम आप कर रहे हो। इंदिरा जी के समय हुआ और इनके तमाम संघ प्रमुखों ने माफी मांगी है। और इतनी ही बता दूं, वो भी एनडीए की सरकार थी अटल जी की, 13 दिन 13 महीने 4.5 साल वो भी हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन मैं तो आज एनडीए दलों को कोसता हूं, एक सांप्रदायिक संगठन जिसने देश को तोड़ने का हमेशा काम किया, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने का काम किया, और समय समय पे चाहे गोधरा हो और चाहे गणेश जी को दूध पिलाने का काम हो, धार्मिक और सांप्रदायिक दोनों रूप से इस संगठन ने जो काम किया। अब आरएसएस के लोग कि ये कहा जा रहा है कि साहब आप शाखा में जा सकते हैं, आप भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो कल पीएफआई को भी कर दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, विकास के जो पहाड़ा थे वो संजीव जी ने बताए दिए हैं कि बनारस में किस तरीके से विकास के धार बहे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।